गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन एच के स्टूडेंट्स के लिए हम जो उनका फर्स्ट पेपर है एशिया का भूगोल उसकी बात कर रहे थे। और उसमें अभी तक हम शक्ति के साधनों के संबंध में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कोयला और पेट्रोलियम की बात की थी कि किस प्रकार से राजस्थान में एशिया में इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ की इकॉनमी जो है, यहाँ का जो आर्थिक सारा ढांचा है, उसमें इन संसाधनों का कितना योगदान रहता है। तो एशिया में जो हमने मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर देखा कि जो इतना ज़्यादा वहाँ पे पेट्रो डॉलर की हम बात करते हैं, जो प्रोस्पैरिटी की बात करते हैं, वो सारी इन्हीं शक्ति के संसाधनों पर निर्भर है। क्योंकि शक्ति के संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिसकी आवश्यकता हर देश को किसी न किसी रूप में पड़ती है, चाहे वो इंडस्ट्री चलाने का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, या किसी भी विकास के कार्य में हम उन शक्ति के साधनों का उपयोग किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साधन है, ये साधन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्थान के विकास के बारे में। आज इसी क्रम में हम प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस की बात करते हैं। ये नेचुरल गैस क्या है? ये एक ज्वलनशील ईंधन है जो गैस के रूप में पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाया जाता है। और ये जो गैस होती है, इसको हम अलग अलग रूपों में, हम अलग अलग तरीके से इसको स्टोर करके और इसका सप्लाई चेन जो है वो बनाते हैं। और ये भी हमारे डे टू डे की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिस तरह से और सभी शक्ति के संसाधन एक आर्थिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से ये जो है प्राकृतिक गैस, ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो संसाधन है, ये जो इस प्रकार का हमारे पास रिसोर्स है, इसमें इसके बारे में ये माना जाता है कि कोयला और पेट्रोल, इनके कंपैरिजन में इसमें इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ईज़िली माना जाता है, इस आसान माना जाता है, क्योंकि हम लोग कई प्रकार से इसको पाइप्स में डाल के भी और कई प्रकार से हम इसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और इसमें जो पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जो पॉल्यूशन का अंश है वो भी इसमें बहुत कम होता है, इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति का संसाधन है। ये प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस जो होती है, ये उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पर खनिज तेल मिलता है। और हम डे टू डे लाइफ में अपने इस गैस का उपयोग बहुतायत से करते हैं। और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हम लोग कोयले से बाहर निकले, वैसे वैसे डोमेस्टिक यूज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सभी घरों में, होटल्स में खाना बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है और इससे गैसोलिन भी बनती है इसी से। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साधन के रूप में हम इसको मान सकते हैं। ये गैस जो होती है वो लगातार ऊष्मा प्रदान करती है और बिना किसी कठिनाई के, हमें बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये कार्य करती है। और इसमें ये पैराफिन युक्त एक तरह से हाइड्रोकार्बन जो होता है वो इसमें होता है। और अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें, तो कॉस्ट वाइज भी ये साधन जो है ये काफ़ी अन्य साधनों की तुलना में सस्ता माना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक अच्छा शक्ति का संसाधन है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। तो आप ये देखिए कि एशिया महाद्वीप में टोटल वर्ल्ड का लगभग, हम ये मानते हैं कि 27% प्रोडक्शन एशिया में होता है। और यहाँ पर ईरान, इंडोनेशिया, कुवैत, जापान, अफ़गानिस्तान, भारत, बर्मा, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे जो हैं ये इसके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। और भारत में भी
जो ये असम का पेट्रोलियम क्षेत्र है वहाँ पे ये बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और हम नए संसाधनों की बात करें तो जो वेस्टर्न राजस्थान में अभी जो पेट्रोल के भंडार मिले हैं वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये अच्छा शक्ति का संसाधन है और इसको पाइपलाइन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, कमर्शियली भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम सबसे जो बड़ा इसका पॉइंट देख रहे हैं कि इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, इसलिए इस संसाधन को हम बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति के संसाधन के रूप में मान सकते हैं। और ये जो संसाधन है इसका अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो पाइपलाइन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखें तभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार की जो पाइपलाइंस हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत इसका व्यापार किया जा रहा है। तो ये जो संसाधन है हम ये मान सकते हैं कि ये भी एक शक्ति का बहुत इम्पॉर्टेंट संसाधन है और बहुत देशों में इसका बहुत अधिक उपयोग होने लगा है। तो ये शक्ति का संसाधन जो है इसको हम भविष्य के संसाधन के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल विद्युत शक्ति की। ये भी एक प्रकार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जितना भी पावर प्रोडक्शन है उसमें। ये भी एक बहुत शक्तिशाली साधन है और इसमें मेन बात क्या है कि जल की उपलब्धता जितनी होती है उसके आधार पर इसका उत्पादन हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और पृथ्वी पर हमें पता है जल का अपार भंडार है, बस हम उस संसाधन को किस प्रकार से इसको फॉर्म करते हैं, किस प्रकार से इसका उत्पादन शुरू करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। कोयला, गैस और प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं ये हमें पता है कि ये भंडार एक निश्चित मात्रा में हमें अवेलेबल है और कभी ना कभी अगर हम इसी तरह इसका यूज़ करते रहे तो ये भंडार ख़त्म होंगे। परंतु जल विद्युत शक्ति की जब हम बात करते हैं तो जब तक पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है इसके ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये स्थायी और अक्षय भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होगा। और कंपैरेटिवली इसमें वन टाइम तो आपका व्यय ज़्यादा होता है परंतु बाद में देखा जाए तो इसका व्यय कम होता जाता है, मतलब उतनी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगती है और दूर दूर तक इसको भेजे जाना भी बहुत आसान होता है। अगर हम इसके उत्पादन दशाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमें जिस स्थान पर जल शक्ति को उत्पन्न करना है वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जल का प्रेशर से गिरना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम ये बात करते हैं कि जलप्रपात है या विषम धरातल है, वहाँ पर इस प्रकार की से हम जल विद्युत शक्ति को पैदा कर सकते हैं। हमने बहुत जगह बड़े बड़े डैम बना रखे हैं, पानी को रोककर फिर उसको बहुत तेज़ी से नीचे गिराया जाता है जिससे जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। और हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जहाँ पे थोड़ा सा विषम धरातल है जिसमें हम नॉर्वे, स्वीडन की बात करते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के जल विद्युत शक्ति बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है। यहाँ पर जलप्रपात ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत प्रेशर से पानी नीचे गिरना चाहिए, तभी यहाँ पर हम अच्छी मात्रा में विद्युत उससे पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो जल की आवक है ये निरंतर होनी चाहिए, मतलब सदावाहिनी नदियों के से बांध बनाकर ये बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा काल में इसमें पानी हो, वरन हमें एक सी मात्रा में साल भर वर्ष पर्यंत ये जल जो है ये अवेलेबल होना चाहिए। हम उसको रोकेंगे और फिर उससे नीचे उसको गिराकर उससे जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इसका खर्च होता है वो शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा डेवलप करने में बहुत खर्च होता है, परंतु बाद में कंपैरेटिवली ये इतना खर्च इस पे नहीं होता है। और यहाँ पर ये खास बात है कि जहाँ कोयला और मिट्टी का तेल ना हो तो पर्याप्त मात्रा में ये और भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जल विद्युत गृह में बहुत भारी मशीन
और बहुत समुचित व्यवस्था की ज़रूरत होती है और इसकी खपत भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर ले जाने में थोड़ी सी अनइकोनॉमिक होने के चांसेस इसमें होते हैं। तो इसमें जो जल राशि काम आती है, खास बात यह है कि जो जल राशि काम आती है वो बाद में उसका हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का सेटअप होना चाहिए कि जहाँ से नदी नीचे गिर रही है वहाँ पर हम इस प्रकार के बांध बनाकर उससे बिजली पैदा करें, और वो नदी जो बाद में बहकर वो सारा पानी मैदान में जा रहा है वहाँ हम सिंचाई के रूप में उसका प्रयोग कर लें। इसमें इस प्रोसेस में ना तो पानी पॉल्यूटेड होता है, ना पानी की मात्रा पे कोई असर पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसा संसाधन है जो कि हमेशा हमें अवेलेबल रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर पानी का भंडार रहेगा तब तक इस प्रकार के काम में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। बस इसमें हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में सेटअप करना पड़ता है, और फिर नदी की स्थिति इस प्रकार से हो कि वो ऊबड़ खाबड़ हो या पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुगम स्थिति हमारे लिए यहाँ पर पैदा हो जाती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में हम ये मानते हैं कि जल शक्ति का जो उत्पादन है उसका लगभग 20% हिस्सा एशिया में है। 20% यहाँ पर विश्व का टोटल प्रोडक्शन होता है, और ये इस प्रकार का संसाधन है तो हम ये मानते हैं कि ये धीरे धीरे और इसमें उत्पादन इसका बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास बहुत अच्छा ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जिसके भंडार समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम एशिया में उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत उत्पादन है वो चीन में होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान आता है। और ये देखिए जापान में जो उनका टोटल बिजली का खर्च है उसमें बहुत बड़ी मात्रा इसी की होती है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में जल विद्युत से बिजली जल से बिजली बनाई जाती है। वहाँ पर इस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वहाँ का सेटअप है वहाँ पर ये इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। और भारत की हम अगर बात करें तो अभी यहाँ पर ये मानते हैं कि टोटल करीब 200 अरब किलोवाट ये घंटा तैयार की जाती है, और इसकी अपार संभावनाएं हमें दिखाई देती है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। चीन की अगर हम बात करते हैं तो चीन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला शक्ति का साधन, और बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साइबेरिया, यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है। अगर हम इसके विश्व व्यापार की बात करते हैं तो विश्व व्यापार जो है इसका अभी उसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत दूर तक इसको ले जाने में थोड़ी समस्याएं होती है, और उसका क्रमशः उसका ह्रास होता है। इसलिए इसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अगर हम और संसाधनों की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा हम अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। परंतु अगर लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करके हम इसको काम में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट शक्ति का संसाधन है जिसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषण की संभावना नहीं रहती है। जल का ह्रास नहीं होता है, बाद में हम सिंचाई के लिए उस जल का प्रयोग बहुत ही सुविधा से कर सकते हैं। तो ये हमने एशिया के शक्ति के संसाधनों का जो चैप्टर है वो आज ख़त्म कर लिया है। इसके लिए आपको इसका जब भी आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसके साथ साथ मानचित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको साथ के साथ मैप पर भी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अनसॉल्व पेपर्स देखेंगे तो ये रिपीट होता ही है, कभी किसी शक्ति के संसाधन पर नोट लिखने को आ जाता है या पूरा सवाल आ जाता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, इसका मानचित्र अच्छे से तैयार करना है। हमें जो प्रोडक्शन है किसी भी देश का उन सभी स्थानों के नाम याद होने चाहिए, इसलिए आप इसके शॉर्ट में नोट्स बना के रखिए और उसको निरंतर अपनी टेबल पे रखिए ताकि आप उसे पढ़ते रहें और वो सारे नाम भी आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हुआ है। थैंक यू।